क्या आपने कभी सोचा है कि तेल केवल कच्चा माल नहीं बल्कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार भी हो सकता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं कच्चे तेल की, एक ऐसा संसाधन जिसने देश बना दिए और बर्बाद भी। आज इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है रूस, एक ऐसा देश जो पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद तेल को पानी के दाम पर बेचने में सक्षम है। लेकिन सवाल उठता है, रूस का तेल इतना सस्ता कैसे है? और सबसे अहम बात, भारत रूस से तेल क्यों खरीदता है? आइए इस रहस्य को सुलझाते हैं। रूस के सस्ते तेल का असली आधार कहीं और नहीं बल्कि सोवियत संघ की विरासत में छिपा है। जब यूएसएसआर अपनी चरम शक्ति पर था, तब उसने पूरे देश को जोड़ने वाला दुनिया के सबसे बड़े पाइपलाइन नेटवर्कों में से एक बनाया। इस नेटवर्क में हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइंस, विशाल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स, पंपिंग स्टेशन और एक्सपोर्ट टर्मिनल शामिल थे। साइबेरिया से लेकर यूरोप की सीमा तक फैला यह इंफ्रास्ट्रक्चर 1970 के दशक से 80 के दशक में तैयार हुआ था और उस समय इसे भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इसका उद्देश्य सिर्फ घरेलू जरूरतें पूरी करना नहीं था बल्कि ऊर्जा निर्यात को यूएसएसआर की आर्थिक रीढ़ बनाना था। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अधिकांश इंफ्रास्ट्रक्चर रूस के हाथ में आ गया। आज यह नेटवर्क पूरी तरह से स्थापित, जुड़ा हुआ और कार्यशील है। इसलिए रूस को नई पाइपलाइन बनाने पर भारी खर्च नहीं करना पड़ता। यही वजह है कि उसकी कैपिटल कॉस्ट बेहद कम है। जहां कई देश हर दशक में अपने ऊर्जा ढांचे को अपग्रेड करने के लिए भारी निवेश करते हैं, रूस के पास पहले से मौजूद नेटवर्क उसकी लागत को कम रखता है। यही वजह है कि रूस कठिन परिस्थितियों में भी बड़े पैमाने पर तेल निकालकर सस्ते दाम पर बेच सकता है। रूस की ऊर्जा रणनीति पूरी तरह से राज्य नियंत्रित है, जो उसे दूसरे देशों की तुलना में एक अनोखी ताकत देती है। रशियन सरकार न केवल तेल उत्पादन की दिशा तय करती है बल्कि उसकी कीमत, एक्सपोर्ट वॉल्यूम और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों पर भी प्रत्यक्ष नियंत्रण रखती हैं। रूस की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनियां रोसनेफ्ट, गाज़प्रोम, लुकोइल सरकार द्वारा नियंत्रित या सरकारी प्रभाव में हैं। इसका मतलब है कि तेल के बाजार में रूस का हर कदम एक रणनीतिक निर्णय होता है, न कि केवल व्यापार। पश्चिमी प्रतिबंधों के दौर में जब बाकी देश आर्थिक झटकों से हिल गए, रूस ने अपनी कंपनियों को सरकारी सहारे के माध्यम से स्थिर रखा। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित कर आम जनता को राहत दी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डंपिंग प्राइस रखते हुए नए ग्राहक बनाए। रूस तेल को सिर्फ आर्थिक संसाधन के रूप में नहीं देखता, यह उसके लिए एक जियोपॉलिटिकल हथियार है। जब किसी देश पर प्रभाव डालना हो, रूस उसे सस्ता ऊर्जा सौदा देता है और जब दबाव बनाना हो, सप्लाई टाइट कर देता है। इतना ही नहीं, सरकार की केंद्रीकृत नीति रूस को वैश्विक बाजार में तेजी से निर्णय लेने की क्षमता देती है। जहां लोकतांत्रिक देशों में ऊर्जा नीतियों पर लंबी बहस चलती है, रूस एक आदेश से पूरे उद्योग की दिशा बदल देता है। साइबेरिया दुनिया के सबसे कठोर इलाकों में से एक है। यहाँ तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जमीन सालों तक जमी रहती है और बर्फीला तूफान अचानक सब कुछ तबाह कर सकता है। फिर भी रूस यहीं से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल निकालता है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। इस चुनौती को पार करने के लिए रूस ने आर्कटिक इंजीनियरिंग विकसित की, ऐसी तकनीक जो धरती पर कहीं और इस्तेमाल नहीं होती।
सामान्य स्टील इस तापमान में टूट जाता है, इसलिए रूस ने आर्कटिक ग्रेड स्टील तैयार किया जो बेहद मजबूत और ठंड रोधी होता है। पाइपलाइंस को जमीन पर सीधे नहीं रखा जाता क्योंकि परमाफ्रॉस्ट पिघलकर उन्हें धंसा देगा। इसके बजाय उन्हें गहरे पाइल्स पर उठाकर बनाया जाता है ताकि वे स्थिर रहें। ड्रिलिंग रिग्स में विशेष हीटिंग सिस्टम लगाए जाते हैं ताकि उपकरण जम न जाएं। सबसे कठिन हिस्सा है तेल को तरल अवस्था में रखना, इसलिए हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइंस में नियमित अंतराल पर हीटर लगाए जाते हैं ताकि तेल ठंड में जम न पाए। रूस का दशकों का अनुभव उसे इन मुश्किल हालातों में दक्ष बना चुका है, जहां दूसरी कंपनियों को इतनी ठंड में ऑपरेशन असंभव लगता है। रूस इसे सामान्य काम की तरह संभालता है। रूस ने न केवल आर्कटिक की चुनौतियों को स्वीकार किया, बल्कि उसके लिए विश्व स्तरीय तकनीक विकसित भी की। तेल उद्योग में रूस की इंजीनियरिंग क्षमता इतनी उन्नत है कि कई पश्चिमी कंपनियां भी आर्कटिक ड्रिलिंग में रशियन तकनीक पर निर्भर हैं। यह तकनीकी बढ़त 3 कारणों से बनी। यूएसएसआर के समय से रूस लगातार कठिन स्थानों पर ड्रिलिंग करता आया है। इस अनुभव ने रूस को पर्यावरण, उपकरण और संसाधनों की जटिलताओं को समझने में बढ़त दी है। जहां कई देश ड्रिलिंग मशीनरी विदेशों से मंगाते हैं, रूस में अधिकतर मशीनें स्थानीय रूप से बनती हैं। इससे लागत कम रहती है और प्रतिबंधों का असर भी नहीं पड़ता। रूस ने पाइपलाइन इंसुलेशन, हीटिंग सिस्टम, क्रायोजेनिक मेटल्स और एंटी फ्रॉस्ट आर्किटेक्चर में विश्व का नेतृत्व किया है। उदाहरण के लिए सखालिन 1 और वानकोर फील्ड जैसे प्रोजेक्ट तकनीकी चमत्कार हैं। यहाँ 10,000 फीट गहराई में बर्फ के नीचे से तेल निकाला जाता है। रूस की तकनीक उसे ऐसे स्थानों से भी तेल निकालने में सक्षम बनाती है जहां अन्य कंपनियां कदम रखने से भी डरती हैं। यही कारण है कि उसकी उत्पादन लागत कम और स्थिर रहती है। यूक्रेन युद्ध के बाद जब यूरोप ने रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया तो दुनिया को लगा कि रूस की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, लेकिन रूस ने अप्रत्याशित मोड़ लिया। उसने अपना तेल एशिया की ओर मोड़ दिया और इसी मोड़ ने भारत और चीन को रूस का सबसे बड़ा ऊर्जा साझेदार बना दिया। युद्ध से पहले रूस का लगभग 45% तेल यूरोप जाता था, लेकिन प्रतिबंधों के बाद रूस ने भारत और चीन को भारी डिस्काउंट पर तेल ऑफर किया। कई बार मार्केट प्राइस से 30 से $40 प्रति बैरल सस्ता। चीन पहले से ही रूस का सबसे बड़ा खरीदार था, लेकिन असली गेम चेंजर बना इंडिया। 2021 में भारत रूस से सिर्फ 1% तेल खरीदता था, लेकिन 2023 में यह बढ़कर 35 से 40% तक पहुंच गया। यह एक ऐतिहासिक बदलाव था। भारत ने इस मौके को आर्थिक वरदान की तरह इस्तेमाल किया। भारत के रिफाइनरी मालिकों ने सस्ते रूसी तेल को खरीदकर भारी मुनाफा कमाया और रिफाइंड फ्यूल यूरोप तक एक्सपोर्ट किया, जो विडंबना थी क्योंकि वही यूरोप रूस का तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगा चुका था। रूस को नए ग्राहक मिले और उसे युद्ध काल में कैश फ्लो मिलता रहा। चीन और भारत दोनों ने इस परिस्थिति का फायदा उठाकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत की। भारत की 140 करोड़ की आबादी है और देश की ऊर्जा जरूरतें हर साल तेजी से बढ़ रही हैं। भारत लगभग 85% तेल आयात करता है, इसलिए हर डॉलर की बढ़ोतरी महंगाई, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री पर बड़ा असर डालती है। जब रूस ने भारत को भारी डिस्काउंट पर तेल बेचना शुरू किया तो यह भारत के लिए आर्थिक रूप से अत्यंत लाभदायक अवसर था।
लेकिन पश्चिमी मीडिया और अमेरिकी अधिकारियों ने भारत की आलोचना की। उनका कहना था कि भारत रूस की वॉर मशीन को फंड कर रहा है। भारत ने साफ कहा, हम राष्ट्रहित में फैसले लेते हैं, किसी के दबाव में नहीं। भारत की सरकार ने तर्क दिया कि अगर सस्ता तेल मिलता है तो आम जनता पर महंगाई का बोझ कम होगा। यूरोप खुद दशकों तक रूस से ऊर्जा खरीदता था, अब वे भारत को रोक नहीं सकते। भारत की प्राथमिकता अपने नागरिकों की आर्थिक भलाई है। भारत ने यह भी कहा कि ऊर्जा सुरक्षा किसी भी देश की संप्रभुता का सबसे बड़ा आधार है। रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत ने न केवल महंगाई पर नियंत्रण रखा, बल्कि रिफाइनरी कंपनियों को भी अधिक मुनाफा कमाने का मौका मिला। भारत ने यह संदेश दुनिया को दिया कि उसकी विदेश नीति नैरेटिव से नहीं, बल्कि नेशनल इंटरेस्ट से चलती है। रूस और भारत के संबंध दशकों पुराने हैं, लेकिन तेल व्यापार ने इस साझेदारी को एक नई ऊंचाई दी। रूस के लिए भारत एक विशाल बाजार है, जबकि भारत के लिए रूस ऊर्जा सुरक्षा की एक भरोसेमंद धुरी। डिस्काउंटेड तेल के साथ साथ रूस ने भारत को कई अन्य फायदे भी दिए। लंबी अवधि के सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट, सस्ता शिपिंग रूट, रुपए रूबल या वैकल्पिक मुद्रा में व्यापार के प्रस्ताव, रिफाइनरी तकनीक में सहयोग। भारत ने भी रूस को अपने समुद्री बंदरगाहों तक आसान पहुंच देकर व्यापार को तेज किया। कई भारतीय कंपनियों ने रूस के तेल और गैस प्रोजेक्ट्स में निवेश शुरू किया। रूस के लिए भारत एक इकोनॉमिक लाइफलाइन बन गया और भारत के लिए रूस ऊर्जा स्थिरता का सबसे मजबूत स्तंभ। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच तेल व्यापार साल दर साल बढ़ता जा रहा है। इस साझेदारी ने वैश्विक ऊर्जा शक्ति संतुलन में भी बदलाव ला दिया। जहां पश्चिमी देश रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहते थे, भारत और चीन जैसे देशों के कारण रूस न केवल स्थिर रहा, बल्कि नई आर्थिक दिशा भी पकड़ ली। दोनों देशों के बीच ये ऊर्जा साझेदारी आने वाले दशक में और भी गहरी हो सकती है। मध्य पूर्व दुनिया का ऊर्जा केंद्र है। सऊदी अरब, यूएई, कतर और इराक जैसे देश वैश्विक तेल निर्माण में अग्रणी हैं, लेकिन रूस भी अब इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा है। रूस का एक मजबूत हथियार है ओपेक प्लस गठबंधन, जिसमें रूस और मिडिल ईस्ट के प्रमुख तेल उत्पादक देश शामिल हैं। यह गठबंधन तेल उत्पादन कम या ज्यादा करके वैश्विक कीमतों को नियंत्रित कर सकता है। जब अमेरिका और यूरोप ऊर्जा कीमतों को नियंत्रित नहीं कर पाते, तब रूस और ओपेक प्लस मिलकर मार्केट को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा तरीका है मिलिट्री और टेक्नोलॉजी साझेदारी। रूस ने ईरान, सीरिया, मिस्र और अब सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौते किए हैं, जिनमें एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम और तेल तकनीक ट्रांसफर शामिल है। इससे रूस का राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ता है। तीसरा और सबसे बड़ा कदम है पेट्रो डॉलर को चुनौती देना। आज दुनिया में लगभग सारा तेल व्यापार डॉलर में होता है। रूस, चीन और कुछ अरब देश इस डॉलर प्रभुत्व को खत्म करना चाहते हैं। अगर तेल व्यापार लोकल करेंसी में होने लगे तो वैश्विक आर्थिक शक्ति संतुलन बदल सकता है। रूस की रणनीति सैन्य कब्जे की नहीं, बल्कि रणनीतिक प्रभाव और आर्थिक गठबंधन की है। अगर यह योजना सफल हुई तो रूस और मध्य पूर्व मिलकर दुनिया की ऊर्जा कीमतों का रिमोट कंट्रोल चला सकते हैं। रूस ने प्राकृतिक संसाधनों, तकनीकी क्षमता और रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से वैश्विक तेल बाजार में खुद को एक शक्तिशाली खिलाड़ी साबित किया है। भारत और चीन जैसे ग्राहकों ने उसकी आर्थिक शक्ति को और बढ़ाया है।
मध्य पूर्व के साथ उसकी ओपेक प्लस साझेदारी वैश्विक कीमतों पर उसका प्रभाव बढ़ा रही है। लेकिन भविष्य अनिश्चित है। जियोपॉलिटिक्स, युद्ध, प्रतिबंध और ऊर्जा के नए स्रोत इस खेल को बदल सकते हैं। फिर भी रूस आने वाले दशकों में तेल की दुनिया की सबसे प्रभावशाली शक्तियों में से एक बना रहेगा। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या विचार हो तो कृपया नीचे कमेंट करें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। धन्यवाद।